Welcome students to the another video of biology with Bishwajit. In this video we are going to start the first chapter of class 12 biology, that is reproduction in organism. Actually in this chapter we will get a basic idea of all kinds of reproduction. We know that the world is highly diverse. So if we want to study this diversification of this world, then we must need to study the propagation of species. We know that once upon a time there was nothing in this earth, but gradually life came into existence, and from that time only life started its journey, and nowadays there are billions of species around us. So how they continued from the beginning to now, from the zero to millions and billions varieties. So if we want to study the continuity of life on the earth, and obviously the evolution, the pathway of life which life has already covered, then we must need to know about different strategies of multiplying the number of a particular organism. So let's start. So what is reproduction? Reproduction is production of own kind from pre-existing individuals, means production of new offsprings from parents. Okay, it can be a single parent, it can be two parents. Because there are different modes of reproduction. We'll talk later on why there are different modes of reproduction. So before going into deep, we need to know why reproduction is so much valuable for us. There are mainly two reasons. First, reproduction ensures continuity of life, because without reproduction no population can stay in the race of life. And secondly, the most important thing, reproduction is the basic fundamental base, the basic funda. Reproduction forms the fundamental base of evolution. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इवोल्यूशन भी नहीं होता. रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन के समय वेरिएशन आया, और वेरिएशन का रिजल्ट है इवोल्यूशन. ओके, अब वेरिएशन क्यों आया, कैसे आया, ये तो हम लोगों को तब पता चलेगा जब हम लोग रिप्रोडक्शन का अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे. सो देखते हैं. सो हियर वी कैन सी दैट द पीरियड of birth to natural death of an organism is called its lifespan. Means जन्म हुआ एक ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद, बड़ा होने को कहा जाता है एजिंग और सेनेसेंस. ओके, जो सेनेसेंस हो गया यानी कि एजिंग के बाद एक समय क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा. सो फ्रॉम बर्थ to death, this time duration, this time span is known as lifespan. No individual is immortal except unicellular organism. हाँ, हम लोग तो नेचुरली हम लोग प्रभाव में भी पढ़े हैं कि we are immortal. तो कोई भी जिसका जन्म है उसका तो मरण होगा ही होगा. बट यहाँ पे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात आता है जिसको हम लोग इमॉर्टल कह सकते हैं. ऐसा क्यों है? मान लो कि ये एक एमीबा है. एमीबा जब सेल डिवीजन करेगा तो एक एमीबा से दो एमीबा बनेगा, है ना. तो अब फिर से एक एमीबा दो एमीबा बनेगा, यानी कि न्यू इंडिविजुअल्स बन गए. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, दीज आर म्यूचुअली इनएक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फिनोमेना. क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीजन करेगा, जब इन लोगों में जो ग्रोथ होगा वही रिप्रोडक्शन है. फिर ये जो एमीबा है ये फिर डिवाइड करेगा, ये एमीबा डिवाइड करेगा, ये एमीबा डिवाइड करेगा, ये एमीबा भी डिवाइड करेगा, ये एमीबा भी डिवाइड करेगा. इसी तरह से एक जो शुरुआती जो एमीबा था, आज जितना एमीबा हम लोग देख पा रहे हैं, जो सैकड़ों मिलियंस बिलियंस ऑफ एमीबा देखने को मिल रहा है, दे आर एक्चुअली रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट मदर एमीबा. दैट्स वाई बैक्टीरिया में भी यही है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इमॉर्टल कह सकते हैं. एक्चुअली
क्योंकि जो सेल्स हम लोग नज़र आ रहा है आजकल उस इन पर्टिकुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो सारे पहला सेल का नतीजा है. एंड इफ वी टॉक अबाउट सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो लाइक हाइड्रा. ओके, हाइड्रा इज ऑल्सो काइंड ऑफ इमॉर्टल. हाइड्रा को तो सब देखे हो, एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है. हाइड्रा इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म. क्योंकि हाइड्रा, प्लानिडिया ये सब, क्योंकि हाइड्रा का जो बॉडी है उसको अलग अलग पीसेस में काट दो, हर एक पीस से क्या होगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा. ओके, हाइड्रा क्या था? हाइड्रा एक्चुअली एक ग्रीक माइथोलॉजी का एक मॉन्स्टर है. उसका क्या था, सर काट दिया था तो हर एक सर से वो नया मॉन्स्टर पैदा हो जाता था. ओके, तो इसलिए इस तरह से हम लोग हाइड्रा, प्लानिडिया जैसा ऑर्गेनिजम्स को भी इमॉर्टल कह सकते हैं. अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन हम लोग को नज़र आएगा. जैसे कि यहाँ पे एलिफेंट का नज़र आ रहा है. एलिफेंट जिंदा रह सकते हैं 60 से 70 साल. एक रोज प्लांट लाइफ स्पैन है 100 ईयर्स. एक हॉर्स का 30 ईयर्स. एक टार्टल का 100 to 150 ईयर्स. एक केमन और एलिगेटर और क्रोकोडाइल का है 60 ईयर्स. एक डॉग का एवरेज लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स. एक काउ का एवरेज लाइफ स्पैन है 20 to 25 ईयर्स. एक बनियन ट्री का एवरेज लाइफ स्पैन है 400 ईयर्स. एक हाउस फ्लाई ड्रोसोफिला का एवरेज लाइफ स्पैन है 30 डेज. एक स्पैरो का एवरेज लाइफ स्पैन है 5 ईयर्स. ओके, सो हियर लाइक दैट there are different average lifespans for different organisms, and lifespan doesn't depend on the size of the body. कोई भी organism का body का size के ऊपर उसका lifespan depend नहीं कर सकता है. okay, so the continuity of life for earth is achieved by the process of reproduction. यानी कि सब अपना बच्चा पैदा करेगा और अपना पीढ़ी के पास अपना जो जीन है वो छोड़ के जाएगा, अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो छोड़ के जाते हैं. Now comes types of reproduction. Broadly, we can categorize reproduction into two types: asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. Asexual means it is the reproduction by single parent without formation of, without यहाँ पे एक साथ होगा, without formation of gametes. तो asexual reproduction में कोई gamete formation नहीं होता है. Gamete means sex cells, sperm and ovum, and it for only one parent or single parent is responsible for that. तो एक पर्टिकुलर सिंगल पेरेंट से गैमेट फॉर्मेशन के बिना उस सिंगल पेरेंट्स का ही बॉडी सेल से, सोमैटिक सेल से जब न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि यहाँ पे सेक्स सेल्स या गैमेट इन्वॉल्व ही नहीं है. यहाँ पे मेल फीमेल का ऐसा कोई बात ही नहीं आता है. ओके, लेकिन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिसएडवांटेज है. आज तक अगर जितने लाइफ फॉर्म हम लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन लोगों में देखने को मिलता था. तो इतना वेराइटीज़, इतना वेरिएशन, इतना डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलता था. ओके, क्योंकि असेक्सुअल एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इसलिए असेक्सुअल नेचर ने क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और भी ज़रा डेवलप्ड करके एक न्यू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लाया, दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual mode of reproduction. Here it is the reproduction in which two parents are of opposite sex, one male and one female. ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है. हाँ, तो जहाँ पे एक मेल और एक फीमेल यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है ऑपोजिट सेक्स का, विद फॉर्मेशन ऑफ और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे स्पर्म और ओवम यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के माध्यम में न्यू प्रोजेनी, न्यू इंडिविजुअल जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग बोलते हैं. द न्यू इंडिविजुअल्स पैदा होने के बाद जो बेबी है, बेबी जो पैदा होता है, नया जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑफस्प्रिंग. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ टू ऑपोजिट गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन टू ऑपोजिट पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स. ओके, एक मदर और एक फादर यहाँ पे इन्वॉल्व है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांटेजेस देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा एडवांटेज किसके पास है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर एक प्रोजेनी में, हर एक रिप्रोडक्शन के समय न्यू जीन का रिकॉम्बिनेशन या मिक्सिंग इन्वॉल्व होता है. इसलिए जो प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी आ रहा है उसके पास नया कुछ, उसके पास कुछ वेरिएशन आ रहा है. उसके पास क्या आ रहा है,
वेरिएशन, ओके, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग है दे आर 100% सिमिलर टू देयर पेरेंट। वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग होता है दे आर क्लोन कॉपी, लिटरली टेक्निकली कहा जा सकता है, टू देयर पेरेंट, यानी कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, तुम देख सकते हो, इफ़ यू कंपेयर योर पेरेंट्स एंड यू, यानी कि तुम्हारे माता पिता तुम अपने में कंपेयर करोगे तो कुछ ना कुछ अंतर तो नजर आएगा, बिल्कुल 100% सेम तो नहीं हो। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द ऑफस्प्रिंग developed by asexual reproduction are exact copy of their parents. They are genetically identical, hence they are termed as clones. Genetically identical मतलब क्या होता है, जो जीन जो क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, ओके, जो क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, वही क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग का सेल के अंदर भी होगा, सेम डीटो। सो यहाँ पे पेरेंट्स इक्वल टू ऑफस्प्रिंग, दैट्स वाई दे आर नोन एज जेनेटिकली आइडेंटिकल। लेकिन सेक्सुअल में तो ऐसा होता नहीं। सेक्सुअल में तो जो क्रोमोसोम आता है आधा आधा फादर और मदर से होता है, इसलिए जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का चांस ही नहीं है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। और क्लोन किसको कहा जाता है, जब मदर और डॉटर का क्रोमोसोमल सेटअप सेम होगा। यहाँ पे मदर और डॉटर यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मम्मी या बेटी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक सेल यहाँ पे या जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, जो पेरेंट बॉडी उसको हम लोग मदर बोलेंगे और जो ऑफस्प्रिंग है उसको हम लोग डॉटर बोलेंगे, ठीक है। Asexual reproduction is common in unicellular organisms, in plants, in animals having simple organization, यानी कि lower order unicellular organism and lower order multicellular organism में देखने को मिलता है, जिन लोगों में सिंपल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बॉडी का जो टिश्यू है या ऑर्गन्स है या सिस्टम का जो सेटअप है उतना कॉम्प्लेक्स, उतना जटिल नहीं है। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट बाइनरी फिशन। फिशन मतलब क्या होता है, फिशन मतलब टू स्प्लिट अप। फिशन मतलब क्या होता है, टू स्प्लिट अप। एक था, एक टूट के दो चीज़ बन गया, दैट इज कॉल्ड फिशन। टूट जाना, स्प्लिट अप हो जाना। तो बाइनरी का मतलब होता है क्या, टू, दो, मतलब एक सेल डिवाइड होकर जब दो सेल, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर जब दो ऑर्गेनिज्म बनेगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, ओके। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ kingdom Monera and Protista reproduced by simple cell division called binary fission. Generally binary fission किन लोगों में देखने को मिलता है, मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ, ओके, मेनली, ओके। तो यहाँ पे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआंस में बाइनरी फिशंस इज मोर कॉमन इन। वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली वन सेल डिवाइड होकर टू सेल प्रोड्यूस होता है। द सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ, ईच हाफ डेवलप्स इनटू न्यू एंड एडल्ट। देखिए एक एमीबा था, अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे एक एमीबा से दो एमीबा प्रोड्यूस होता है। सो हियर वी कैन सी द बाइनरी फिशन इन एमीबा। दिस इज द मदर एमीबा यू कैन कंसिडर। मदर एमीबा इज ग्रेजुअली डिवाइडिंग, मीन्स फर्स्ट वी विल सी दैट न्यूक्लियस इनसाइड द एमीबा हैज स्टार्टेड डिवीजन। तो ये न्यूक्लियस, जो एक न्यूक्लियस धीरे धीरे दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और धीरे धीरे उसका साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन भी कट ऑफ हो गया और एक एमीबा से दो एमीबा बन गया, यानी कि एक एमीबा सेल था उसमें 1 to 2 एमीबा सेल बन गया था, जिसको बाइनरी फिशन यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से बाइनरी फिशन हो रहा है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से दैट दिस बाइनरी फिशन इज काइंड ऑफ ए माइटोसिस ऑफ सेल डिवीजन, ओके। Cell division, there are different modes of cell division, mitosis, mitosis and meiosis। तो ये लोअर ऑर्डर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन के समय जो सेल डिवीजन देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। दिस इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली माइटोसिस में, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लियस है, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस कोई उतना ज़्यादा क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन में जाता नहीं है। डायरेक्टली न्यूक्लियस क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ओके। डायरेक्टली न्यूक्लियस दो हिस्सों में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। सो दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज माइटोसिस। तो बाइनरी फिशन भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाइनरी फिशन। वी कैन सी कि बाइनरी फिशन के समय कौन सा प्लेन में बाइनरी फिशन हो रहा है।
ओके। जैसे कि इरेगुलर बाइनरी फिशन हम लोगों को एमीबा में देखने को मिलता है। एमीबा में जो बाइनरी फिशन होगा वो कोई भी प्लेन में होता है, लॉन्गिट्यूडिनली हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है, यानी कि सेल काटेगा, सेल में जो कटअप क्रिएट होगा, ये जो कट क्रिएट हो रहा है। ओके, तो कट जो क्रिएट होने का जो प्लेन है वो कोई भी प्लेन में हो सकता है, उस तरह का बाइनरी फिशन को हम लोग बोलेंगे इरेगुलर बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन ये यूग्लिना में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन में क्या देखने को मिलेगा कि लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन बराबर यूग्लिना, एक यूग्लिना डिवाइड होकर दो यूग्लिना बन जाएगा। यहाँ पे जो कटअप क्रिएट होगा ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन बराबर क्रिएट होगा, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल। ऑब्लिक, गॉन्यूलक्स में ऑब्लिक बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। ऑब्लिक मीन्स मानो कि ये गॉन्यूलक्स है, हाँ, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस है इसका एंगल से, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक, ये इस एंगल से या इस एंगल से, यानी कि यहाँ पे ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में प्लेन में नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्लिक प्लेन में एक सेल डिवाइड होकर दो सेल फॉर्म करेगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ये पैरामेशियम में देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स मीन्स क्या होता है, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, बाइनरी फिशन इस एक्सिस में हो रहा है, यानी कि ये गोला है दे रहे हैं, इस एक्सिस में अगर बाइनरी फिशन हो रहा है और यहाँ से एक सेल दो सेल प्रोड्यूस होगा, उसको कहा जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। जैसे कि यहाँ पे जो एमीबा का जो बाइनरी फिशन दिखाया गया है एक ट्रांसवर्स काइंड ऑफ बाइनरी फिशन। नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ बाइनरी फिशन दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। नाउ मल्टीपल फिशन भी जनरली प्रोटोजोआन्स में देखने को मिलता है, और एमीबा में जैसे कि एमीबा, प्लाज्मोडियम, इस तरह का प्रोटोजोआ में मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है। मल्टीपल फिशन तो वही है, यानी कि एक सेल स्प्लिट अप होकर बहुत सारे सेल बनना, दैट इज कॉल्ड फिशन। यहाँ पे मल्टीपल फिशन मतलब क्या है, अब बाइनरी फिशन में एक से दो बन रहा था, अब यहाँ से बहुत सारे बनेगा, एक से दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तब जब पर्टिकुलर वन सेल डिवाइड होकर डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंट न्यूमरस सेल्स विल प्रोड्यूस, दैट इज नोन एज मल्टीपल फिशन। अब मल्टीपल फिशन जनरली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में। ओके, बट मल्टीपल फिशन एमीबा में भी देखने को मिलता है। जनरली एमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल हार्श कंडीशन, यानी कि एमीबा को जब जीने के लिए एमीबा को रसद नहीं मिल रहा है, यानी कि एमीबा को मतलब जिस कंडीशन में, जिस एनवायरनमेंट में वो जी रहा है, उस कंडीशन का हालत बहुत ख़राब है, वो मर रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या बहुत ड्राई कंडीशन है, उसको फूड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इस तरह का ख़राब कंडीशन में एमीबा अपने आप को जिंदा रहने के लिए तो मल्टीपल फिशन परफॉर्म करता है। The unicellular organisms reproduce by multiple fission when the conditions are unfavorable with no proper amount of food, moisture and temperature. मैंने अभी जो बोला, in this the organism forms a cyst around itself. मान लो कि ये एमीबा का सेल है या प्लाज्मोडियम का एक सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या करते हैं, ये एक्चुअली ये सेल का न्यूक्लियस है। तो एक सिंगल जो न्यूक्लियस है सेल का, ध्यान से सुनो, ये सिंगल न्यूक्लियस को क्या करेगा, बहुत सारे छोटा छोटा स्मॉलर न्यूक्लियाई में पहले डिवाइड करेगा। ओके, सो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस क्या होगा, मेनी न्यूक्ली क्या है, न्यूक्लियस का ही प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस को एक साथ कहा जाएगा न्यूक्ली। मेनी न्यूक्ली कंटेंट इन सिस्ट, तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे न्यूक्ली फॉर्म करेगा। अब है एक एक न्यूक्ली के चारों ओर साइटोप्लाज्म और एक हार्ड कोटिंग बन जाएगा, एक हार्ड मटेरियल का कवरिंग बन जाएगा, जिस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्ट, CYST, सिस्ट बोलेंगे ये। ओके, हार्ड कोटिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। नाउ द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड ईच न्यूक्लियस अराउंड व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल। अब ये जो सेल अब ऐसे रह जाएगा, ये अब डिवाइड मतलब ये अब डिवाइड नहीं करेगा तुरंत, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब सेल डिवाइड नहीं करेगा, अब ये वेट करेगा एक फेवरेबल कंडीशन के लिए, यानी कि कब उसको अच्छा फूड, अच्छा मॉइस्चर, अच्छा टेम्परेचर मिलेगा। जब अच्छा कंडीशन मिल जाएगा, द cyst dissolve the daughter nucleus and released which later develops into an individual cell.
जब सिस्ट अब फेवरेबल कंडीशन मिल गया सिस्ट को, ये सारे सिस्ट्स को तब क्या करेगा ये सिस्ट, ये जो आउटर मदर सेल कवरिंग है इसको रप्चर करेगा, इसको तोड़ेगा और फिर बाहर निकल जाएगा और एक एक सिस्ट से एक एक न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि एक एक एमिब्यूल, एक एक न्यू प्लाज्मोडियम फॉर्म होगा। It is another modification of fission that is known as plasmotomy. Okay, अभी प्लाज्मोटोमी क्या है तो it's a special type of fission in which a multinucleate protozoan divides into two or more multinucleate daughter individuals। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये एक प्रोटोजोआ है, ओके ये प्रोटोजोआ के अंदर पहले से बहुत सारे न्यूक्लियस है। ये प्रोटोजोआ क्या है, सिंसिटियल सेल है। सिंसिटियम क्या होता है, जिस सेल में पहले से जनरली आप जानते हैं कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट सिंसिटियम या सिंसिटियल सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस होता है। तो जो मल्टी न्यूक्लिएट एंड सिंसिटियल प्रोटोजोआ जैसे कि प्लियोमिक्सा, ओके, तो मान लेते हैं कि एक प्लियोमिक्सा है, ओके। अब ये प्लियोमिक्सा ये अब जब बाइनरी फिशन परफॉर्म करेगा यानी कि ये एक प्लियोमिक्सा सेल से दो प्लियोमिक्सा प्रोड्यूस होगा, तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है प्लाज्मोटोमी। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके पास भी बहुत सारे न्यूक्लियस था, ये जो पर्टिकुलर सेल है। अब ये सेल जब डिवाइड करेगा जो डॉटर सेल बनेगा, डॉटर सेल के पास भी मल्टी न्यूक्लियस होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस होगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बाइनरी फिशन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म इन सिंसिटियल प्रोटोजोआन्स में देखने को मिलता है, इसको हम लोग प्लाज्मोटोमी बोलेंगे। Next here we will talk about the process of budding. This is another mode of asexual reproduction. Budding means an outgrowth. An outgrowth outside the body is known as bud. Okay. It is produced from the cell from which a new organism is developed. अब ये बॉडी में क्या होता है, जो सोमाटिक सेल यानी कि बॉडी सेल, उसमें से एक बॉडी के बाहर की तरफ एक नया आउटग्रोथ प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बड बोलते हैं। अब ये बड धीरे धीरे मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू मैच्योर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ओके, द डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डिटैचेस ओनली व्हेन इट्स मैच्योर। यानी कि ये बड जब देख रहे हैं जब मैच्योरेशन प्रोसेस में है तब ये क्या हो रहा है, मदर बॉडी से यानी कि पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है। मैच्योरेशन के बाद ये पेरेंट बॉडी से धीरे धीरे डिटैच हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो ये ऊपर में जो बडिंग दिखाया गया है दैट इज बडिंग इन एनिमल, दैट इज हाइड्रा में दिखाया गया है यहाँ पे बडिंग। ओके, सिर्फ हाइड्रा में ही नहीं, बडिंग हम लोग को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे कि हाइड्रा छोड़ के हाइड्रा का एनिमल का एग्जाम्पल अगर है तो यहाँ पे प्लांट या फंगल सेल में एग्जाम्पल है ईस्ट। ओके, तो ईस्ट में जो बडिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टोरुलेशन भी बोल सकते हैं। ओके, व्हाट इज टोरुलेशन? अब ईस्ट में क्या देखने को मिलता है, दिस इज द मदर ईस्ट सेल। अब ईस्ट सेल का एक बड प्रोड्यूस हुआ है। अब ये बड का बड, ओके, मीन्स द चेन ऑफ बर्ड्स। The chain of birds is known as torula. Okay, the chain of birds is known as torula. So formation of torula is known as torulation. यानी कि यहाँ पे इस सेल में बडिंग को हम लोग बडिंग या टोरुलेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का मतलब क्या है? फ्रैगमेंट मतलब छोटा छोटा पीस। ओके, इट टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगाइरा। इट इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन द ब्रोकन पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि स्पाइरोगाइरा का एग्जांपल दिया गया है। स्पाइरोगाइरा इज ए वेरी सिंपल थ्रेड लाइक एल्गी। ओके, स्पाइरोगाइरा बॉडी का डिज़ाइन देखो, एक मतलब इलोंगेटेड बॉडी डिज़ाइन होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे सेल एक के ऊपर एक मिलके एक लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्या होता है एक्सीडेंटली या व्हाट, ये कहाँ पे पाया जाता है स्पाइरोगाइरा?
वाटर बॉडीज़ में। तो वाटर करंट के वजह से, ये एक्सीडेंट की वजह से अगर स्पाइरोगाइरा का बॉडी बहुत सारे छोटा छोटा फ्रैगमेंट में टुकड़ा हो जाता है, बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो एक एक फ्रैगमेंट से, एक एक टुकड़ा से न्यू स्पाइरोगाइरा जनरेट हो जाएगा। फुल मैच्योर बॉडी ऑफ स्पाइरोगाइरा विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। मीन्स फ्रैगमेंट फॉर्मेशन के माध्यम में एक न्यू प्रोजेनी को एग्जिस्टेंस में लाना। ओके, अब फ्रैगमेंटेशन का ही एक दूसरा रूप है रीजेनरेशन, जो कि हम लोग एनिमल्स में देखने को मिलता है। ओके, स्पाइरोगाइरा में हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, एनिमल्स में उसको हम लोग रीजेनरेशन बोलते हैं, जैसे कि रीजेनरेशन हाइड्रा, प्लानेरिया, इन लोगों में देखने को मिलता है। ओके, अब रीजेनरेशन का अलग अलग लेवल हो सकता है। रीजेनरेशन ह्यूमन बॉडी में भी होता है, रीजेनरेशन लिजर्ड में भी होता है, जैसे कि लिजर्ड का एक टेल तुम काट दो, या लिजर्ड का या फ्रॉग्स का, इन लोगों में क्या होता है, ऑर्गन लेवल में रीजनरेशन होता है, यानी कि हाथ पैर काट दो, देखोगे वहाँ पे नया हाथ पैर रीजनरेट कर जाएगा। हम लोगों में जैसे लीवर डैमेज होता है, लीवर रीजनरेट कर जाता है, स्किन डैमेज होता है, स्किन रीजनरेट हो जाता है। बट यहाँ पे जो रीजनरेशन का बात किया जा रहा है, यहाँ पे बॉडी रीजनरेशन का बात किया जा रहा है, यानी कि बॉडी को अलग अलग छोटा छोटा पीसेस में, टुकड़ों में काट दिया जाएगा, तो फिर एक एक टुकड़ों से एक एक नया ऑर्गेनिज्म, उसी ऑर्गेनिज्म का एक मैच्योर फॉर्म बन जाएगा। ओके, इजंट इट अमेजिंग? In organisms like starfish, hydra and planaria, we had observed that if they are cut into several pieces, each part grows into a new organism. देखो, this is a full amoeba, full planaria. इस planaria को कितना छोटा छोटा पीसेस में काट दिया गया है। ओके, अब इसको ऑब्जर्व किया गया है डे बाय डे, धीरे धीरे क्या हुआ है, एक एक पीस डेवलप्ड हो रहा है। अब एक एक पीस के डेवलपमेंट के बाद सारे पीसेस में, सारे जो पीस है, सारे जो पीस या फ्रैगमेंट भी कह सकते हैं हम लोग, हर एक फ्रैगमेंट रिजनरेट करके पहले जैसा एक मैच्योर प्लानेरिया फॉर्म किया है। यानी कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ टिश्यू से इन लोगों में फुल बॉडी, फुल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है। देयर इज काइंड ऑफ टोटिपोटेंट डेवलपमेंट। इस तरह का कुछ टिश्यू या कुछ सेल से अगर पूरा बॉडी डेवलपमेंट किया जा सकता है, हाँ, तो उस सेल्स या टिश्यू को क्या कहा जाता है, टोटिपोटेंट। ओके, अब सेल का जो पोटेंसी के बारे में दूसरा कोई लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन द ऑर्गेनिज्म लाइक फॉर्म नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। जनरली स्पोर फॉर्मेशन जो लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है, खास करके जो एल्गी एंड फंगी। इन एल्गी एंड फंगी वी कैन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पे ये लोग एक बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम, जो कि जिसके अंदर स्पोर मैच्योर होगा। ओके, द स्पोरेंजिया कंटेन स्पोर्स दैट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। Okay, the spores are covered by thick walls that protect the spores until they come in contact with the moisture and begin to growth. देखो, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मैच्योर होता है। स्पोर मैच्योर होने के बाद जैसे ही मैच्योर हो जाता है, स्पोरेंजियम का जो वॉल है, इस सैक का जो वॉल है, रप्चर करके चारों ओर फैल जाता है, एंड जैसे ही वो मॉइस्चर या सोइल का कॉन्टैक्ट में आता है, वो रीजनरेट कर जाता है, वो ग्रो होता है वहाँ पे। एक्चुअली उसको रीजनरेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे स्पोरुलेट करेगा, जर्मिनेट करेगा और न्यू फंगस या न्यू एल्गी फॉर्म करेगा। सो व्हाट आर स्पोर एक्चुअली? यू कैन से दैट दे आर असेक्सुअल सीड्स। सीड्स तो एक्चुअली सेक्सुअल मेथड में प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में। ओके, बट असेक्सुअली अगर सीड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा जिससे न्यू फंगस या न्यू एल्गी प्रोड्यूस हो सकता है, उसको हम लोग स्पोर बोलेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स depending on their motility. Zoospore and aplanospore. Zoospores are those kind of spores who are motile in nature. अब जूस्पोर का क्या होता है? जूस्पोर के पास हम लोगों को फ्लैजेला देखने को मिलेगा, यानी कि ये स्पोर तैर सकता है, जैसे तैर के दूसरी जगह में जा सकता है। एप्लानोस्पोर्स मीन्स नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब जूस्पोर्स कहाँ पे देखने को मिलता है? These are motile asexual spores in algae and fungi. बहुत सारे algae fungi में जूस्पोर देखने को मिलता है। इन लोगों के पास फ्लैजेला या फ्लैजेलम होता है, जो कि इन लोगों का लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ एप्लानोस्पोर का बात करते हैं, कॉनिडिया। These are asexual spores of fungus generated by माइटोसिस। ये पेनिसिलिन
इससे पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन बनता है जिस फंगी से ये जो कि गोल गोल स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉनिडिया और वन काइंड ऑफ एप्लानोस्पोर्स। ओके, तो पेनिसिलियम जो फंगस है उसमें हम लोगों को कॉनिडिया एक तरह का एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन होता है। फाइलम एस्कोमाइकोटा सैक फंगी जिन लोगों हम लोग बोलते हैं जैसे कि माइकोराइजा, इन लोगों में भी कॉनिडिया देखने को मिलता है। डेवलप ऑन ए स्पेशल सैक कॉनिडियोफोर, यानी कि एक स्पेशल सैक बनाएगा, एक बोरा जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके अंदर क्या होगा, लोग स्पोर मैच्योरेशन इन लोग का प्रोसेस चलते रहेगा। अब ये बर्डिंग का ही एक दूसरे मॉडिफिकेशन है, दैट इज गैम्यूल फॉर्मेशन। दीज आर द इंटरनल बर्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, दे रेजिस्ट ड्रॉट, हाई टेम्परेचर, फ्रीजिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो स्पॉन्ज जनरली रिजेनरेशन रिजेनरेशन के माध्यम में ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट जब स्पॉन्जेस को अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा, देखो ड्रॉट इनकी सूखा, हाई टेम्परेचर या तो बहुत कम टेम्परेचर, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ फूड, देन दे विल फॉर्म इंटरनल बर्ड, बॉडी के अंदर की तरफ एक बर्ड बनेगा जो ये सारे खराब कंडीशन को झेल सकता है। एंड दिस इंटरनल बर्ड इज नोन एज गैम्यूल। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब ये गैम्यूल से क्या होगा, न्यू स्पॉन्ज फॉर्मेशन होगा।